अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे हम आगे काफी कुछ देखेंगे। हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसी से वेलोसिटी की डेरिवेशन देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेशन देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, उसकी बुनियाद पे टोटल एनर्जी को ड्राइव करेंगे। मगर आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो आपके पास आज काफी मैथमेटिकल काम है, काफी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं जनाब आज का टॉपिक। तो सबसे पहली हेडिंग है मेरे पास, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली एक आइडियलाइज सिस्टम है। क्या मतलब? इसमें हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, और ये डिस्प्लेसमेंट कहां से देखना है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन से। क्या मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट के। और वो डिस्प्लेसमेंट कहां से देखा गया? इक्विलिब्रियम से देखा गया। ये चीज इसको क्या बनाती है? हार्मोनिक बनाती है। ठीक है, अभी आगे चल के हार्मोनिक का हम कहते हैं, देखते हैं कि क्या इसका मतलब निकलेगा। फिर अगली जो चीज देखनी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो होता है जिसको ना धिक्का दिया जाए, ना उसमें डैंपिंग हो, यानी ना उस पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगे, ना उस पे कोई फ्रिक्शन एक्ट करे। जो इसको क्या बनाती है? सिंपल बनाती है। यानी ये सिर्फ मूव कर रहा होगा किस फोर्स के तहत? रिस्टोरिंग फोर्स के तहत मूव कर रहा होगा। तो बात समझ आई? तो आपको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ आ गया कि ये एक आइडियलाइज सिस्टम है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और ये ना ड्रिवन होता है और ना ये डैम्प्ड होता है। ड्रिवन का मतलब क्या समझाया? जिसपे कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स अमल नहीं करती। डैम्प्ड का मतलब क्या समझाया? कि इस पे कोई फ्रिक्शन अमल नहीं करती। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब। किसी भी पीरियोडिक मोशन में, पीरियोडिक कल बताया था, जो अपने आप को रिपीट करती है, एक पोजीशन ऐसी होती है जिसपे नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब वो पोजीशन कौन सी है जनाबे वाला? इस मामले में वो हमने देखना है। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे x बराबर आ जाएगा x नॉट को, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं x नॉट से जाहिर कर रहा हूं। ये याद रखना। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को किससे जाहिर किया जा रहा है? x नॉट से। और इस पोजीशन की खास बात क्या मैंने बताई कि इस पोजीशन पे जो नेट फोर्स है वो कितनी हो गई? जीरो हो गई। बात समझ आ गई? ये चीज अब हमने याद रखनी है। ओके, अब जनाब जो केस मैंने पढ़ना है वो एक वन डायमेंशनल पीरियोडिक मोशन का है, जो कि एक अबाउट पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द। कल गुज़िश्ता दिन जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो मैंने आपको यही बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होती है, और जो पीरियोडिक किसी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो होती है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो जो मोशन अब हम देखेंगे उसे, उसको करने वाले को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। तो आपके पास वन डायमेंशनल केस है। शुरू करते हैं जनाब पोटेंशियल एनर्जी से। तो आप थोड़ा हैरान मत होइएगा, मैंने कहा था एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। तो पहले एक चीज समझनी है हमें सिस्टम की। तो वो सिस्टम को समझने के लिए मुझे हेल्प चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे देखना है इसमें? लेट्स से हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट आ जाता है। हमने काफी दफा पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो आपके पास लेट्स से इलास्टिक जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगी, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके? फोर्स के। तो आपके पास अब ये चीज लेके हम शुरू करते हैं कि एक वन डायमेंशन केस है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को। ठीक होगी बात? तो अब इसमें हमने एक चीज जो दूसरी सोचनी है वो है कि डिस्प्लेसमेंट कम है, इंतहाई छोटी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी वजह से मैं उसमें टेलर सीरीज अप्लाई करूंगा। अब टेलर सीरीज जितना स्मॉल रीजन होता है
वहां पे उतना एक्यूरेट रिजल्ट बताती है। तो जनाबे वाला अब टेलर एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है, यू एक्स समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 ओवर एन फैक्टोरियल यू एन एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट रेज पावर एन। यहाँ पे यू एन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो ये आप देख रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और एक्स नॉट अब आपको पता है कहां से, ओरिजिन से हमने देखा था। अच्छा जी, अब अगर आप ये एक्सपेंशन लेते हो n जीरो रखते तो जीरो फैक्टोरियल वो तो वैसे ही खत्म हो जाता, n की वैल्यू 1 रखो तो u की पावर 1 आ जाएगी, इधर n की पावर 1 आ जाएगी, तो जनाबे सॉरी n की जगह 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से n फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल un का मतलब u की रेस पावर 2 हो जाएगा और इस ब्रैकेट की पावर 2 हो जाएगी, और हाई टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूं, निग्लेक्ट कर रहा हूं। अब ये जो चीज मेरे पास बनी, इसमें मैं देखूंगा कि कौन सा फैक्टर मुझे पोटेंशियल एनर्जी तक लेके जाता है। तो मैं क्या कहता हूं कि इस फंक्शन में ये जो लिखा गया है इसमें वो वाली टर्म जो वैनिश नहीं होती मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे आपने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो आपके पास जो यू एक्स नॉट है हम कह देते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम उसे चूज करते हैं कितना, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि मीन पोजीशन पे जो हमारा सिस्टम होगा उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इसका मतलब यू एक्स नॉट आपने 0 ले लिया, कहां पे, मीन पोजीशन पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसका मतलब x बराबर जहां क्या था, एक्स नॉट, जो मैंने शुरू में पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पहले वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। अब यू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यू एक्स बराबर आ गया किसके, 1/2 यू स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसमें ये जो फैक्टर है यू स्क्वायर एक्स नॉट, इसको मैं के का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो ये टूल बन गया यू एक्स इज इक्वल टू 1/2 के एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो ठीक है, अब इसका मतलब जो यू स्क्वायर एक्स नॉट है वो भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर फैक्टर है, इसका मतलब जो के बनेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक होगी बात। अब मैं अगर कहूं कि ये जो एक्स नॉट था जो मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन उसे बना लेता हूं। यानी जो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है जहां से मैंने रीडिंग लेनी है वो मैं शिफ्ट कर देता हूं कहां पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ऐसा करने से एक्स नॉट तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी का फंक्शन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का, यू एक्स बराबर आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अब क्या हुआ कि अब आपको किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। तो अब ये जो एनर्जी का फंक्शन है यहां से मुझे डेरिवेशन करनी है। तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी में मैंने किसकी हेल्प ली, टेलर एक्सपेंशन की। मैंने इसमें सोचा डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी, स्मॉल, तो मैंने इसमें इस सीरीज को एक्सपेंड किया, मैंने हाई टर्म्स को निग्लेक्ट किया। मैंने कहा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो फर्स्ट फैक्टर खत्म हो गया, तो आपके पास ये सेकंड फैक्टर बचा। मैंने कहा यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आपने इसमें कंडीशन लगा दी कि भाई अगर आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये फोर्स का कंसेप्ट। तो वो जो फोर्स है वो हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव है। तो आप नेगेटिव साइन इसलिए दोगे कि आपके पास ग्रेडियंट का कंसेप्ट आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। तो आपने u अभी अभी ड्राइव किया 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो क्या हम u की वैल्यू 1/2 के एक्स स्क्वायर रख दें, यहां से 1/2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उठाएंगे तो 2x आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो माइनस के एक्स। तो जो फोर्स आई रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन का फिजिकल मीनिंग वो जो सबसे पहले पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो आपके पास इसका मतलब इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, कि आपका ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा तो ये वाली फोर्स उसको मीन पोजीशन की जानिब ला रही होगी, ठीक होगी बात। तो हम जानते हैं फिजिकल टू एम में ए को हम क्या एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो एम
एक्स डबल डॉट इक्वलेंट आ जाएगा माइनस के एक्स के। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ चुकी है। यहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इसी तरह रखेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहां से बनेगा फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास के आ जाएगा, इसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन कहां से आएगा? तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ा अभी कि एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे एक्स डबल डॉट किसकी जगह आ रहा है? ए की जगह आ रहा है। तो क्या हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स डबल डॉट माइनस के बाई एम इंटू एक्स? ये जो के बाई एम है इसे हम एक नाम दे देते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब के बाई एम की जगह क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई, जो मुझे ये समझा रही है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन इतना होगा। अब मुझे अगर इस इक्वेशन से एक्स निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी कितनी होती है। तो इस इक्वेशन के 2 का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे मैंने ले लिया एक्स डबल डॉट को। क्या मैं इसे डी ओवर डी टी क्या लिख सकता हूं? एक्स नॉट, यानी कि मैंने एक इसका यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, इसे मैंने एक्स नॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास डी ओवर डी टी इंटू एक्स नॉट आ गया, बराबर आ गया। अब देखो मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया तो डी एक्स से डिवाइड भी किया। जब मैं डी एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डी एक्स ओवर डी टी तो एक्स नॉट ही बन जाएगा। इस एक्स नॉट को आगे दोबारा लिख देते हैं। तो क्या ये पैटर्न लिखा जा सकता है? डी एक्स नॉट ओवर डी एक्स इंटू एक्स नॉट। तो आपके पास ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वेशन नंबर 2 की, उसमें वैल्यू प्लेस कर दी, तो आपके पास डी एक्स नॉट ओवर डी एक्स इंटू एक्स नॉट बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स के। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जनाब एक्स नॉट का डेरिवेटिव मौजूद है आगे? तो इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी एक पावर बढ़ेगी, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे और एक्स आपके पास आ जाएगा सेम, इस तरह इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा तो इसकी पावर भी बढ़ेगी, डिवाइड करेंगे। सी यहाँ पे किस तौर पे आ जाएगा? कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। अगर मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी। तो मैं बाउंड्री कंडीशन क्या लगाता हूं कि एक्स जब मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम एम्पलीट्यूड पे आ जाते हैं और उस लम्हे वेलोसिटी जीरो होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल जब चलते चलते एम्पलीट्यूड तक पहुंचता है तो रुकता है। इसका मतलब एक्सट्रीम के ऊपर एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर ये चीजें मैं इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस करूं, एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, देन आपके पास एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और आप यहां से सी की वैल्यू मालूम कर पाओगे। तो सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस की जा सकती है। जब आप सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में प्लेस करोगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। 2 कॉमन लेके काटा जा सकता है, नेगेटिव वाला फैक्टर अरेंज किया जा सकता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो एक्स नॉट स्क्वायर बराबर आ गया किस चीज के? ओमेगा नॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है? एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो एक्स नॉट का चूंकि स्क्वायर है, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो आपके पास एक्स नॉट इक्वलेंट आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गई मेरे पास। तो जनाब वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फार्मूला आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में आ गया है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मैं जानता हूं कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अब मैं क्या इस एक्स नॉट को इस पैटर्न पे लिख दूं, डी एक्स ओवर डी टी। तो अब यहां से मुझे एक्स चाहिए, बुनियादी तौर पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डी टी को दूसरे एंड पे भेज देते हैं और स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, इसको दूसरे एंड पे ले आते हैं। तो अब ये फैक्टर इस तौर पे अरेंज कर लिया थोड़ा, डी टी आपका राइट पे चला गया और ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर लेफ्ट पे आके डिवाइड हो गया। अब यहां पे जो ये चीज है आपके पास x, उसे मैं ले सकता हूं a साइन थीटा। अगर आप ये चीज सब्स्टिट्यूट करते हो, यहां पे इंटीग्रेट करते हो, तो ये बड़े आराम से आपके पास थीटा आ जाएगा, डी थीटा, और इसी तरीके से ये बन जाएगा ओमेगा नॉट डी टी, यानी ये आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएगा इसमें। तो अब आप यहां से बाउंड्री कंडीशन ले लोगे तो आप कहोगे जब टी टी नॉट के बराबर था तो थीटा थीटा नॉट था, तो यहां से
थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स नॉट ओवर ए, और यहां से टी टी के बराबर, थीटा थीटा के, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। तो यहां से आपने ये कंडीशन निकाल ली, बाउंड्री कंडीशन लगा दी आपने इस इक्वेशन के लिहाज से। तो जनाब अब आपके पास जब हम इसे डील करते हैं, इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करते हैं, तो थीटा नॉट थीटा की बाउंड्री कंडीशन आ जाती है, टी नॉट टी की बाउंड्री कंडीशन आ जाती है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। वैल्यू सारी मालूम है, थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू भी मालूम है, थीटा नॉट की वैल्यू भी मालूम है। वो फिल वक्त मैं सिर्फ थीटा की वैल्यू लगाता हूं, ये थीटा नॉट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से साइन इनवर्स है, दूसरी तरफ जाके साइन पॉजिटिव का हो जाएगा, और ए जाके मल्टीपल कर देगा। इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे थीटा नॉट किसको जाहिर कर रहा है, इनिशियल फेज को, जब मैंने टाइम टी नॉट रखा था, स्टार्टिंग टाइम। तो आपके पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आ गई वैल्यू। अब इसमें मैं दो कंडीशन लगाता हूं कि अगर अगर हम स्टार्ट ही कहां से करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन से चलना शुरू करें। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से चलना शुरू करेंगे, टी नॉट को जीरो ले लो, एक्स नॉट जीरो हो जाएगा आपके पास। तो हम कह देते हैं लेट से कि आपके पास थीटा नॉट किसके बराबर आ जाएगा, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है एक्स नॉट ओवर ए, एक्स नॉट चूंकि जीरो है तो आप इसे जीरो कर लोगे। तो अब आपके पास इसका मतलब यहां पे इक्वेशन नंबर 7 में थीटा नॉट जीरो हो जाएगा। अब टी नॉट भी आपका जीरो हो चुका था, तो इसका रिमेनिंग फैक्टर आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी। ये उस सूरत में इक्वेशन लगानी है 7a, जब आप कब कहां से चलना शुरू करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अगर आप स्टार्टअप लेते हैं, यानी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू हुई, मगर कहां से शुरू हुई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब आप इक्वेशन नंबर 7a लगाएंगे। अच्छा, केस नंबर 2 देखो कि अगर आप एम्पलीट्यूड से चलना शुरू करते हो, तो इसका मतलब t बराबर जीरो, यानी स्टार्टिंग टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड x नॉट किसके बराबर आ गया, a के, यानी स्टार्टिंग पोजीशन ये आ गई। तो इसका मतलब वो जो आपने इनिशियल फेज में लिया हुआ था x नॉट, उसमें a प्लेस कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 190 पे आता है, तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 7 में थीटा नॉट की जगह क्या लगाने वाले हैं, पाई बाई 2। टी नॉट तो जीरो हो गया, तो इसका इक्वेशन नंबर 7 में टी नॉट जीरो, थीटा नॉट की जगह पाई बाई 2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 2 तो कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 7c कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी मोशन, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से शुरू होगी, एम्पलीट्यूड से शुरू होगी, यानी एक ऑब्जेक्ट चलना ही एम्पलीट्यूड से शुरू करता है, तब हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस इक्वेशन से निकालेंगे। इसी तरीके से जब हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दोगे, तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। ओमेगा नॉट की वैल्यू लगाई तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, उसी का रेसिप्रोकल लिया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब ये केस हम तब देख रहे हैं जब अनडैम्पिंग है, यानी कि अब हमने आइडियलाइज केस लिया था ना कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता ही वो है जो नॉन ड्रिवन और नॉट जो डैम्पिंग जिसमें ना हो। तो इसका मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होगी, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, तब ये इक्वेशनें वैलिड हो जाएंगी। आपकी बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 v स्क्वायर, और वेलोसिटी हम जानते हैं x डॉट से जाहिर की जा सकती है। तो हमारे पास x की वैल्यू तो मौजूद है, तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर सकते हैं x डॉट की। तो आप x डॉट लेंगे तो उसके बाद उसका स्क्वायर भी लेंगे, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा 1/2 आपके पास k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t माइनस टी नॉट प्लस थीटा नॉट। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जनाब ओमेगा स्क्वायर की जगह हम k बाई एम लगाया हुआ है। तो अब आपके पास यहां से अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मांगू तो ये चीज आपके पास cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस टी नॉट प्लस थीटा टी, ये 1 के बराबर आनी चाहिए। तो वो फंक्शन जो साइन और cos पे डिपेंड करे उससे हार्मोनिक बोलेंगे, जो रिपीट कर रहा होता है। तो आपके पास इसलिए हार्मोनिक का लफ्ज भी आता है इसके अंदर। तो अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कि भाई आपने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का
डेरिवेटिव लिया, उसकी वैल्यू प्लेस की और आपने उसका स्क्वायर लेके सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आ गई। फिर आपने मैक्सिमम सोचा तो आपने कहा कॉज मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, वेरिएबल को मैक्सिमम कर दो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन अभी मैंने ड्राइव किया था आज के लेक्चर में शुरू में, 1/2 के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मेरे पास है, एक्स का स्क्वायर ले लेंगे तो इसका ये पोटेंशियल एनर्जी का टूल आ गया। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस थीटा नॉट आ जाएगी। अब यहां से भी अगर मुझे पोटेंशियल मैक्सिमम चाहिए तो के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, साइन वाले फंक्शन को मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने उसे 1 कंसीडर कर लिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई। अब अगर मैं कहूं टोटल एनर्जी निकालो एट एनी इंस्टेंट, तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी एनी इंस्टेंट भी है, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट भी है, दोनों को सम कर देंगे क्योंकि टोटल एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फंक्शन 1 हो जाता है, रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास 1/2 के ए स्क्वायर, और हम जानते हैं यहां से के किसके बराबर लिखा जा सकता है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो के की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की जा सकती है, तो एम ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गई। तो जनाबे वाला, अब यहां से अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी देखो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम तो कांस्टेंट होगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो कभी अब चूंकि आपके पास टोटल एनर्जी है तो आप जरा टोटल एनर्जी देखो 1/2 के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखो 1/2 के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखो 1/2 के ए स्क्वायर, क्या मतलब कि टोटल एनर्जी भी 1/2 के ए स्क्वायर है, यानी कि अगर एनर्जी जब हम मीन पोजीशन पे होंगे तो सारी काइनेटिक होगी, एक्सट्रीम पे होंगे तो सारी पोटेंशियल होगी, इन बिटवीन होंगे तो कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल, तो काइनेटिक पोटेंशियल में शिफ्ट होती रहेगी और पोटेंशियल काइनेटिक में शिफ्ट होती रहेगी जैसे जैसे ऑसिलेटर मूव करेगा। तो जनाब आज के दिन आपने देखा कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी किया, हमें देखा कि भाई उसमें ऑसिलेटर किसे बोलते हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, वो डिस्प्लेसमेंट कहां से नापना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। फिर हमने कहा उसमें कोई डैम्पिंग नहीं होती, कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रही होती। फिर हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, वहां से पोटेंशियल एनर्जी को लेके हमने कंजर्वेटिव फोर्स समझते हुए, क्योंकि आपके पास हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, वहां से मैंने फोर्स की वैल्यू निकाली तो वो बराबर आ गई माइनस के एक्स के। फिर हमने वहां से एफ इजिकल टू एम ए लगा के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन मालूम पड़ा तो फिर वहां से वेलोसिटी की वैल्यू, फिर वहीं से डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की आगे दो शर्तें देखी कि डिस्प्लेसमेंट मैयर कहां से होना है, अगर मीन पोजीशन से मैयर करोगे तो साइन का फंक्शन आएगा, अगर एक्सट्रीम मैयर से मैयर करोगे तो कॉस का फंक्शन आएगा। इसी तरीके से फिर टोटल एनर्जी मैयर की, काइनेटिक एनर्जी में फार्मूला प्लेस किया, पोटेंशियल एनर्जी में फार्मूला प्लेस किया, फिर टोटल एनर्जी चेक की। तो ये जनाब आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जनाब, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।